नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार झा है और स्वागत है आपका अपना चैनल इन्फो चौक में। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है किसान बिल के बारे में। जो किसान एक्ट पारित हुआ है, जो पिछले साल 20 सितंबर को भारत सरकार ने पास किया है संसद के द्वारा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इस किसान एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं और वो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आज आप इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना और मैं उस फैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में फैक्ट है क्या, और कई सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्ट है क्या और क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार क्यों अपना कदम पीछे नहीं हटा रही है। आज हम दोनों का न्यूट्रल एकदम कंक्लूजन करेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि असली वजह क्या है और ये एक्ट क्या कहता है किसान के बारे में। चलिए जानते हैं कि ये जो बिल है, इस बिल की जो एक्ट जो बन गया उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जून के महीने में भारत सरकार ने एक अध्यादेश पास किया। उसका मुख्य उद्देश्य था किसानों का जो सुरक्षा है, उसको जो एक सिक्योरिटी दी जाती है, उसके तहत एक बिल पास किया गया, एक अध्यादेश पास किया गया। और उस दिन से उन्होंने कृषि कानून को अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया गया। अध्यादेश की ज़रूरत क्यों पड़ी? अध्यादेश की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत सरकार का जो अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस टाइम पिछले साल 2020 में कोरोना का बहुत बड़ा संकट था और संसद का सत्र चल नहीं रहा था। तो ऐसे में सरकार ये अपने किसानों को वादा कर चुकी थी कि हम आपके लिए एक अच्छा कानून लाएंगे जिससे कि आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी सब कुछ मिले और आपके जो खाद्यान्न का जो मूल्य है वो आपको एटलीस्ट 1.5 गुना मिल जाए। तो इस वजह से उन्होंने एक अध्यादेश पास कर दिया। और अध्यादेश पास करने के पीछे रीज़न ये था कि संसद सत्र चल नहीं रहा था, तो उनको करना ये जरूरी था। एक नियम है कि अगर अध्यादेश जो पास होता है उसके 6 महीने के भीतर जब कभी भी संसद बैठे तो उस संसद में उसको वो पास करवाना पड़ता है उस बिल को। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी लोकसभा में जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी संख्या में है और वहाँ से पास होने में उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मामला फंसा राज्यसभा में। राज्यसभा में ये था कि जब कभी भी अभी भी उनके पास मेजॉरिटी उतना नहीं है जितना राज्यसभा में उसको पास कराने के लिए चाहिए था। हालांकि सरकार ने इसके लिए काफ़ी मशक्क़त भी की और सभी विपक्षी पार्टियों से बातचीत करके जैसे तैसे करके उस बिल को उन्होंने संसद से भी पास करवा दिया। तो आइए समझते हैं कि इस जो एक्ट था, इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार ये बिल किसानों के लिए लाया। तो जनरली क्या होता है कि जो भी कोई किसान होता है उसके जो अनाज होते हैं वो 2 जगह जाते हैं बिकने के लिए। जब उसका अनाज तैयार हो जाता है तो वो 2 जगह जाते हैं, एक APMC सेंटर में, दूसरा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। सरकार MSP के जरिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस, MSP के जरिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देती है, उसके जरिए वो ये कहती है कि अगर आपका मोटा अनाज, चावल या गेहूं कुछ भी ना बिके तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको जो उन्होंने अपना रेट तय किया हुआ है, हालांकि आजकल चावल और गेहूं का 18.75 और 19.65 रुपीज़ पर kg है। तो उस रेट पे अगर आपको मंडी में ना बिकता हो तो वो हम आपको खरीद लेंगे अपने यहाँ। तो इसको किसान को ये भरोसा हो जाता है कि हमने जो अन्न उपजाया वो हमारा अन्न वहाँ पे बिक जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये वास्तविकता इसके जस्ट उलट होता है। उलट क्या होता है कि जो किसान अपना सामान लेके वहाँ जाता है सेंटर में या फूड कॉरपोरेशन इंडिया,
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे आढ़ातिये बैठे होते हैं। आढ़ातिये जो होते हैं वो सामान जो है वो उनको फूड कॉरपोरेशन वाले बोलते हैं कि आप जो है, आपका ये सामान जो है अभी काफ़ी सारा लंबा लाइन लगा हुआ है, तो आपका ये सामान मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, आप 3 दिन 4 दिन के बाद एक डेट दे देते हैं। अब किसान क्या करता है, इतना मेहनत करके उसको उपजाया रहता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका लगता है। अगर वो किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करके वहाँ तक आता है, फिर लाइन में खड़ी होकर वो नंबर कटवाता है, फिर उसके बाद उसको ये बोला जाता है कि आप 4 दिन के बाद आए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बढ़ जाता है, और जो उसका जो लागत है वो ऑलरेडी है ही। तो इसकी वजह से उसको ये होता है कि हमारी सामान यहाँ पे अब बिकने वाली नहीं है। लेकिन वो जब वहाँ से निकलने वाले होते हैं, वहाँ से जाने वाले होते हैं, तो वहीं पे बगल में ही जो कुछ लोग होते हैं, आढ़ाती होते हैं, वो कहते हैं कि आप ये तो सामान ला दिए हैं यहाँ पर, आप यहाँ अगर हमें 15 रुपये की दर से इस सामान को दे देंगे तो मैं आज ही आपको हैंड टू हैंड पैसे दे दूंगा। तो किसान भी सोचता है कि अगर हम फिर यहाँ से वापस लेके जाएंगे, फिर वहाँ से अपने घर फिर यहाँ 3 दिन बाद आएंगे, हो सकता है कि अगले दिन फिर वो मना कर दे, फिर कहे 3 दिन बाद, तो ऐसे में तो हमारी दिनों दिन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से किसान जो है वो अपना सामान उस आढ़ती को बेच देता है। अब आढ़तिया क्या करता है, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो भी पदाधिकारीगण होते हैं उनसे मिले होते हैं, वही चीज़ जो है वो बेच देता है एफसीआई वालों को या एपीएमसी वालों को। वो अपने यहाँ क्या करते हैं, उनको उन्होंने 1500 रुपये में बेचा, वहाँ उन्होंने 1650 रुपये में बेच दिया, और रेट तय है 1975 रुपये का। तो ऑन पेपर जब बनता है तो पेपर पे ये बनाया जाता है कि हमने ये परचेज किया है उस किसान से और उसको हमने 1975 रुपये में बेचा है, और यहाँ इनको 1650 1650 रुपया इनको वापस कर देते हैं। तो वहाँ पे जो 250 रुपये का जो मार्जिन होता है वो सीधी तौर पर उनकी पॉकेट में चला जाता है पर क्विंटल। अब ऐसे समझिए कि ऐसे देशों में हजारों ऐसे सेंटर हैं, तो वो वहाँ पे कितना ज़्यादा करप्शन है। इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार ये चाहती थी कि एक ऐसा ओपन मार्केट हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसान अपने अनाज का सही दाम उसको मिल सके। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसा कानून लाया कि जो भी किसान चाहे तो वो अपना जो सामान है जो उगा रहा है, वो चाहे चावल हो, धान हो, गेहूं, दाल हो, कुछ भी हो, वो अपने एपीएमसी सेंटर तक ही सीमित न रहे या एफसीआई के गोदाम तक ही सीमित न रहे, वो ओपन मार्केट में वो अपने आप को प्रोड्यूस कर सके और वो ओपन मार्केट में वो कहीं भी बेच सके। तो इससे किसान को भी फायदा होगा, रेट में भी बार्गेनिंग होगी और उसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट भी मिलेगा। तो वो एक ओपन बाजार के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर बना दिया और एक ऐसी चीज़ें कर दी कि किसान को लगे कि उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा उसको मिले। चलिए, किसान और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में जो एक पार्टनरशिप या एक सहभागिता कहिए, जो डीड साइन होगी, उसमें अगर डिस्प्यूट हो जाता है कोई भी मामला, तो सरकार की तरफ से और उस एक्ट की तरफ से उसमें एक ये व्यवस्था की गई है कि एक एसडीएम लेवल का जो अधिकारी होता है वो और 4 और अधिकारी जो एक्सपर्टीज होते हैं वो इन सब मुद्दों को हल करेगा। अगर इनसे भी ये मुद्दा हल नहीं होता है
अगर किसी बात पे उनकी वो हो जाती है, टकराव हो जाती है, तो फिर डीएम उस लेवल तक वहाँ तक देखता है और डीएम का ही उसको फाइनल माना जाता है। जो वो डीएम फैसला करेगा वो उसको मानना पड़ेगा। तो इसमें किसान की जो है सबसे बड़ी जो कहना है बात, उनका ये कहना है कि इसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया जाए कि इसमें कोर्ट को भी आप रखो, ताकि हमें ज़्यादा भरोसा हो सके। अगर हम एसडीएम और डीएम से की फैसलों से संतुष्ट ना हो तो हमें कोर्ट जाने का भी ऑप्शन खुला होना चाहिए। हालांकि पिछले दिन काफ़ी सारी बातें आ रही थी कि ऐसी भी व्यवस्था, सरकार ने बहुत सारी बातें मान ली है, लेकिन लिखित में इसका कोई अभी तक वो नहीं दिया गया है। तो मैं ही कह रहा था कि जो ये एक्ट है उसके बारे में जो है काफ़ी सारी बातें सरकार क्लियर नहीं कर पाई। सरकार को करना क्या चाहिए था कि उसको पहले एक बढ़िया तरीके से जनता के सामने पूरा अपना प्रोजेक्ट दिखाती कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। सरकार ने आनंद फानंद में ताबड़तोड़, हालांकि उन्होंने सही फैसला किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उसको पहले दूर करना चाहिए था बनिस्बत उसको पहले आनंद फानंद में लागू करने से पहले। इस आंदोलन के पीछे हमें ये समझना चाहिए कि 2 राज्य ही मुख्य रूप से क्यों इन्वॉल्व हैं। तो एक है हरियाणा, दूसरा है पंजाब। आप जब हरियाणा और पंजाब की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा, भारत के 45% से ज़्यादा इन्हीं 2 राज्यों से फसल की उगाही होती है। तो जाहिर सी बात है कोई भी बिल बनेगा तो ये दोनों राज्य सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो। तो किसानों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को सबसे दिक्कत है। हालांकि आप एक चीज़ समझिए कि जो किसान है, आप किसान से मतलब ये मत समझिए कि किसान कोई बेचारा ही होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसान जो है उसमें भी उच्च वर्ग वाले किसान है, मध्यम वर्ग वाले किसान है और नीचे वर्ग वाले किसान है। उनमें भी हायर और मिडिल और लोअर क्लास के सारे कैटेगरी बटे हुए हैं। तो उन्होंने क्या काम किया कि जब उन्होंने अपनी बुआई कर ली तो उनको लगा कि अब हमने बुआई कर ली तो अब सरकार से हम 2-2 हाथ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ट्रैक्टर वैक्टर लेके सारा कुछ वो आ गए हैं, अपना पूरा डेरा जमा दिए, ताकि उनको अभी काफ़ी 2, 2.5, 3 महीने का टाइम मिल भी जाएगा, ताकि वो उसका अभी कटाई भी नहीं होगा फसलों का। तो इस वजह से अगर इन्हीं सब बातों को अगर सरकार उनको भरोसे में लेके, सबको एक साथ में लेके ये चलती, ये जो कि ये बिल वास्तव में किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से ऐसा सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप डायरेक्ट इधर उधर की बातों में ना जाकर सीधा जो बिल बना है, जो एक्ट पारित हुआ है, उस एक्ट को पढ़ लें तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और सरकार को भी एक टेबल पे बैठ के किसानों के साथ, जो कि कर भी रही है, ये एक बीच का रास्ता निकाले, ताकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये एक्ट को वापस ले ले, मेरा ऐसा बिल्कुल मनसा नहीं है एक्ट को वापस लेने का, लेकिन एक बीच का रास्ता वो निकाले, ताकि ये जो क्लैश चल रहा है सरकार और इनके बीच वो ख़त्म हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और जो आपको क्वेरी होगी वो सारा दूर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिखिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि हमारी जो नई नई अपडेट्स आती रहती है वो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।